सबसे सिंपल है हमारा आइडेंटिफाई करना और मिटिगेट करना रिस्क को। सी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, इनका ये नहीं होता है पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अवॉइडिंग ऑल रिस्क इंटायरली, ये भी नहीं कर सकते। आप सारे रिस्क कैसे अवॉइड कर सकते हो? देयर इज नो वे यू कैन अवॉइड ऑल रिस्क। इग्नोरिंग पोटेंशियल थ्रेट, तो फिर रिस्क मैनेजमेंट का फायदा क्या? वो जब आप थ्रेट्स को ही इग्नोर करने लगे। तो आइडेंटिफाई करो और उनको मिटिगेट करो, रिस्क को जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हो। अब क्या होता है, उस रिस्क को अवॉइड कितनी हद तक करा जाता है, दैट इज द चैलेंज। कितना कर सकते हो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, कितना कर पाते हो दैट इज अ चैलेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे होता है ओवर। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच कमिटीज आर बेसिकली typically established to assist the board of directors? Audit committee, nomination and remuneration committee, मार्केटिंग कमेटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। ठीक है, आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में कौन कौन सी कमेटी ऐसी है जिसका एस्टैब्लिश होने का पर्पस क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करना। ठीक है, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी हेल्प की जरूरत होती है, बिकॉज देखो कंपनी तो मैनेजमेंट चला रही है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरवीन नहीं कर सकते हर चीज पे कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो। सो दे नीड अ टीम, है ना। तो एक कमेटी बिठाई जाती है, अगर कुछ ऑडिट में फॉल्ट आया तो वो ऑडिट देखेंगे कि ऑडिट में क्या हुआ, राइट। किसी ने कंप्लेन रेज करी, किसी ने विसल ब्लोइंग करी है, सो यू हैव टू लुक आफ्टर इट। फिर उसके बाद नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन की क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस है, रेम्यूनरेशन क्या है। उसके बाद मार्केटिंग कमेटी है या नहीं है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी है या नहीं है, तो आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन है, आप बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग सही है। सिंपल सा, अगर मेरे को आपकी जगह होता है, देखो ऑडिट कमेटी की बहुत ज़रूरत है, राइट। बहुत पड़ती है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिट रिपोर्ट के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव बीन मैंडेटरी फॉर कंपनीज, हमने पढ़ा है, फॉर अ स्पेशल सेगमेंट। और नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन भी कमेटी बनती है। मार्केटिंग कमेटी कोई कमेटी नहीं होती है, मार्केटिंग टीम होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर 1, 2 and 4, the option number 3 only is the right answer for this question. Okay, now let's move on to question number 12. Which regulatory body in India issue guidelines for corporate governance? SEBI, RBI, FSSAI, IRDAI। ठीक है, ये हमारा फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एश्योरेंस ऑफ इंडिया है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा FSSAI का मार्क लगा होता है। आपके जो भी खाने की चीज़ें होती हैं उससे आपको पता चलता है दैट दिस इज बीन, जो भी उसमें कंटेंट लिखा है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही है। हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेम फॉर IRDAI। सेबी का है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सबको पता होगा। अब आपको बताना है कि कौन सी बॉडी इशू करती है गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप सिंपली आंसर कर सकते हो, नहीं देखी है तो फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे एग्जामिनेशन में, राइट। बिकॉज लोगों को लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए डिफरेंट जो है डिफरेंट बॉडी बना रखी, दो ऐसा नहीं है। मैंने भी जब बताया था कि एग्जैक्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको डिफरेंट बॉडीज हैं, उनसे गाइडलाइन मिलती है। एक जो बॉडी है जो उसका पार्ट नहीं बनाएगी, सिंपल सी बात है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं होगी, है ना। तो जो भी ऑप्शन 3 के साथ है वो तो नहीं होगा। सेबी बनाती है, RBI बनाती है, IRDAI बनाती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इन तीनों में ये तीनों बनाती है कि नहीं बनाती? सिंपल यस, ये तीनों बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। सेबी भी इशू कर सकता है गाइडलाइन, RBI भी इशू कर सकता है और IRDAI भी कर सकता है इशू कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर की प्रिंसिपल्स?
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम कौन कौन से प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, फिर हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी, फिर बात करते हैं फेयरनेस, फिर बात करते हैं एक्सेसिव रेगुलेशन। क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के की प्रिंसिपल हैं? 4 ऑप्शंस है, यू हैव टू पिक द राइट वन। व्हिच वन वुड यू थिंक इज राइट अकॉर्डिंग टू यू? आई एम गिविंग यू सम टाइम, थोड़ा सोचो। एंड आई होप यू आर पार्टिसिपेटिंग एज वेल। अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस करे, बट आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चन थोड़े मिक्स बैग हैं, कुछ डिफिकल्ट हैं, कुछ ईजी हैं, पर काफ़ी लॉजिकल भी हैं। जैसे मैंने हमेशा एम्फोसाइज करा है, द मेजॉरिटी ऑफ माई क्वेश्चंस हैव बीन टुवर्ड्स those who have been frequently asked in the examinations and one which are logical, right? तो अब आपको बताना है कि कौन कौन से आपके अकॉर्डिंग की प्रिंसिपल्स होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये सिंपल सी बात है। अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करके, क्या अभी हो सकता है हम एक्सेसिव रेगुलेशन के बारे में बात करें? एक्सेसिव रेगुलेशन कभी भी इतना प्रॉस्परिंग नहीं होता है। एक्सेसिव रेगुलेशन हमेशा एक ड्रॉबैक कंसिडर करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 से रिलेटेड जो भी है वो ऑप्शन नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी, यस, वी ऑलवेज एम फॉर ट्रांसपेरेंसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंसी पे ही एम करता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी भी करता है। उसके बाद हम फेयरनेस के बारे में भी बात करते हैं, राइट? सो ऑप्शन नंबर सी, हमारा 1, 2 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सीबीडीटी? अब सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये भी, अगर इफ यू हैवंट स्टडीड, इसके बारे में भी मैंने बताया है कि कौन कौन इसमें बैठता है। इसमें सिलेक्शन का सिंपल है, इफ यू क्लियर यूपीएससी एग्जाम और आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाते हो तब आप इसके मेंबर बन पाते हो, ठीक है, सीबीडीटी के, राइट? अभी आया कब था? 1962 में ये आया था, राइट? इसका इनैक्टमेंट 1963 से स्टार्ट हो गया था। तो वो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात कर रहा है। अब कौन सा इज नॉट अ फंक्शन होगा? देखो डेफिनेशन में ही छुपा हुआ था, तो मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, बट स्टिल आपको तब भी थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि आप बता पाओ। फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस, ये तो इनका फंक्शन है ही, नाम में लिखा है। कंडक्टिंग टैक्स असेसमेंट एंड ऑडिट, ये भी इनका ही काम है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू टैक्स पेयर ऑन टैक्स मैटर, ये भी सीबीडीटी करता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन इशू होता है वो भी सीबीडीटी के द्वारा ही करा जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नहीं, ये इनका काम नहीं है। जीएसटी का काम कौन करता है? जीएसटी काउंसिल, इसके बारे में भी मैंने बताया था। तो इसमें हमारे 33 मेंबर्स हैं, जिसमें यूनियन और स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद अभी इसको हेड कौन करता है? हमेशा जो उसको हेड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से करता है। जो हमारे अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन है? जो हमारा मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, राइट? तो मिस निर्मला सीतारमण, ठीक है। राइट, तो अभी वो हमारी करंटली फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो इसको हेड करती है, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट सीबीडीटी। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसमें नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो तो बता दूं, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मिनिस्ट्री डज द सीबीडीटी फंक्शन अंडर? अभी मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताया। अब आपसे पूछा गया कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। गुड क्वेश्चन। अगर हम दोनों को इंडिविजुअलिटी में देखें, अगर ये 2019 में देखते और उसके बाद उस क्वेश्चन को देखते तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। एक में ये बताया कि सीबीडीटी किस मिनिस्ट्री में आता है, एक में ये पूछा गया कि वो फंक्शन उसका क्या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, एक जीएसटी में याद रख लेना, 1 जुलाई हमारा जीएसटी डे होता है, क्योंकि 2017 से मनाया जा रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है सीबीडीटी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब सी, इसमें यू कांट एक्चुअली हैव गेस वर्क। अगर आप गेस करते हो सही होता है तो सही है,
अगर आप गेस नहीं कर पाते सही तो आप गलत हो जाते हो। इसमें कोई मेजोरिटी ऑफ टाइम आप थोड़ा हेल्प ले सकते हो। कैसे? सी होम अफेयर्स का काम नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों टैक्स से रिलेटेड कुछ भी बनाएगी। अब हमेशा जो मुझे लगता है कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी कोई नहीं फंसेगा, एमसीए में नहीं फंसेगा। मुझे लगता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स अगर उन्हें नहीं पता तो वो किस में फंसेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दोनों में से इसमें ही उनको लगेगा कि कौन सा सही है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, बिकॉज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस होती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी काफ़ी गाइडलाइंस आती हैं, बट इसका ये फंक्शन किसके अंडर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेलिंग प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ अ डिवीजन और अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी। एक टर्म के बारे में पूछा गया है, उस टर्म के डिटेलिंग मेंशन कर रखी है। इसमें होता क्या, आप सेल ऑफ कर देते हो एक डिवीजन और अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, उसको हम बोलते क्या। 4 ऑप्शन दे रखे, यू हैव टू पिक द राइट वन। इसमें आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस वन बिकॉज दिस इज अ बिट ट्रिकियर क्वेश्चन, राइट। वैसे लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट वेरी इजी, बट नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए आप सोचो कि एग्जैक्टली क्या होगा सेलिंग ऑफ अ डिवीजन और सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। देखो मर्ज क्या होती है, दोनों कंपनी एक साथ आ जाती है, एक न्यू एंटिटी बन जाती है। एक्विजिशन क्या, एक्वायर कर लेते हैं, जैसे हमारा टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था किसको, लैंड रोवर एंड जैगुआर को। ठीक है, तो ये दिस वी नो। कंसोलिडेट क्या है, दो आके मिल जाती हैं और एक जो पुराना आइडेंटिटी है उसी का किसी का नाम रख लेते हैं। दो कंपनीज हमें कंसोलिडेट हो जाती हैं और एक जो एक बड़ा नाम है उसका ही नाम कंटिन्यू कर लेते हैं। मर्ज में कोई एक नया मर्जर के बाद एक नया नाम आ जाता है, तो वो मेजर डिफरेंस रहता है। इसका जो सही आंसर है जिसमें आप सेल ऑफ कर देते हो डिवीजन और सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, उसको हम बोलते हैं डिविस्चर। ठीक है, तो इसमें आप क्या है, सिंपल सी बात है, जो आपका एक डिवीजन था, इसको याद करने का सिंपल है, जो आपका एक डिवीजन था, जैसे डिवीजन का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे एक सेलिंग ऑफ अ डिवीजन, एक पार्ट या सब्सिडरी को अगर आप बेचते हो उसको डिविस्चर ही बोलते हैं, राइट। उसको आपने बेच दिया तो डी से डिविस्चर, जी से आपका डिवीजन है उसको आपने निकाल दिया और बेच दिया। ठीक है, अब आपको लग रहा था कि बेटर वैल्यू मिल रही है, कोई और उसको अच्छा हैंडल कर लेता, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, एक नई कंपनी बना लेगा, उससे बेटर रेवेन्यू ले लेगा, तो उसको आपने सेल ऑफ कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिविस्चर। ठीक है, अब पहुंचते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये भी कोई टर्म रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा गया, व्हाट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर अ टारगेट कंपनी resist a takeover attempt by the acquiring company। अगर आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को देखो, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर आप इसको सिंपल पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्या पूछ रहे हैं, क्या मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। इसमें एक टर्म के बारे में पूछा गया जिसमें एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे जो टारगेट कंपनी है वो रेजिस्ट कर रही है, मतलब वो अपने आप को नहीं चाहती कि उनको कोई खरीद ले। दे वॉन्ट टू सस्टेन ऑन इट्स ओन, जो अभी है वो रन करना चाहते हैं, और जो टेक ओवर अटेम्प्ट है बाय द एक्वायरिंग कंपनी उसको रेजिस्ट कर रहे हैं कि वो अपने आप को नहीं बेचे। बट सी क्या होता है इसमें, अब कोई तो ये बोलेगा कि फिर ये क्यों होने दे रहे हैं, समटाइम द फाइनेंशियल्स आर सो बैड ऑफ दैट कंपनी दैट मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे थिंक कि यार इसको बेच देना चाहिए, सेल ऑफ कर देना चाहिए और दूसरी कंपनी को दे दो। बट द मैनेजमेंट थिंक दैट दिस इज अ probably a tough phase, a dark phase, which they can overcome, and probably they don't want to be overtaken by that acquired company। तो वो कंपनी उन्हें नहीं पसंद, हो सकता है कुछ राइवल हो, दे नेवर अलाइंड, और उनका इंटरेस्ट कभी मैच नहीं कर रहा था, सो कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, एंड जस्ट दे डोंट वांट टू बी गेट एक्वायर्ड। ठीक है, तो सिंपल ये है इसका हिंदी मतलब। अब इसमें अब आपको दे रखा है हॉस्टाइल टेक ओवर,
फ्रेंडली टेक ओवर, देखो फ्रेंडली टेक ओवर तो नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप किसी चीज को रेजिस्ट करते हो देन इट्स बेसिकली यू डोंट वांट इट टू बी, तो आप फ्रेंडली कैसे हो सकते हो सिचुएशन में? रिवर्स मर्जर बोल सकते हैं इसे, हो सकता है नहीं हो सकता, लेवरेज्ड बाय आउट किया, आपको लेवरेज करके खरीदा है। लेवरेज मतलब आपने पैसे दाव पे लगा के आपको खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारा हॉस्टाइल टेक ओवर है, ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर। इसको हम हॉस्टाइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज द एक्वायरिंग कंपनी जो है और जो एक्वायर्ड हो रही है, एक्वायर्ड कंपनी डजन लाइक एक्वायरिंग कंपनी, उन्हें नहीं होना, वो रेजिस्ट कर रही है, वो चाहती हैं कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए, वो एक्वायर्ड होना नहीं चाहती हैं। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि वो हॉस्टाइल टेक ओवर है, जोर जबरदस्ती से उस कंपनी को दूसरी कंपनी में मिलाया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन? मर्जर एंड एक्विजिशन का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। मार्केट कंपटीशन बढ़ाना, डाइवर्सिफाई करना शेयर होल्डर का पोर्टफोलियो, मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर वैल्यू, और रिड्यूस करना ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। आई विल से a decent question but it can test you out, टेस्ट कर सकता है, इसीलिए जितना हो सके पूरा वीडियो पे फोकस करो। सोचो क्या आपके अकॉर्डिंग वुड बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि क्यों करा जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन, क्यों मर्ज करा जाता है दो कंपनी को, और क्यों एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, ठीक है। कुछ टाइम दे रहा हूँ आपको, सोचो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए। नॉट दैट डिफिकल्ट बट स्टिल यस, आपको सोचने की जरूरत तो है। ठीक है, चलो ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। सी, मार्केट कंपटीशन कैसे इंक्रीज होगा? आप तो मर्ज कर रहे हो, आप अपने ही, अगर हम बात करें सेम लाइन ऑफ बिजनेस में मर्ज कर रहे हो, तो उसमें मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा कैसे? नहीं ना, वो तो कम हो जाएगा, तो इंक्रीज तो नहीं होगा। डाइवर्सिफाई कैसे होगा? शेयर होल्डर पोर्टफोलियोज वो भी मर्ज हो रहा है, आप एक दूसरी कंपनी को भी मर्ज कर रहे हो, तो शेयर होल्डर भी एक ही और है, राइट। तो इसमें मर्जिंग कहाँ से हुई? तो ये तो उल्टा कम हो रहा है, तो डाइवर्सिफाई नहीं होगा। उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस होंगी। सी, इट्स नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप मर्ज और एक्विजिशन कर रहे हो, आप मैक्सिमाइज करते हो शेयर होल्डर की वैल्यू, दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। प्रॉफिट ड्रिवन होते हो, प्रॉफिट रिलेटेड इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, एल्स आई वुड हैव पिक दैट, बिकॉज प्रॉफिट ड्रिवन होना आपका सबसे मेजर होता है। आप मर्जर क्यों कर रहे हो? बिकॉज यू सी अ पोटेंशियल इन दैट कंपनी, आप उसको मर्ज इसलिए कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिशन खत्म हो रहा है, यू आर एक्चुअली विल बी एबल टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स, आप कोई एस्टैब्लिश चीज मिल रही है उसी पे आपको कंटिन्यू करना है, इसीलिए उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो होता है। बट इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करना ही आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। What role do independent directors play in corporate governance? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। चार ऑप्शन दे रखे, सबसे पहला है प्रोवाइडिंग अनबायस्ड जजमेंट, सेकंड प्रोटेक्टिंग मैनेजमेंट इंटरेस्ट, थर्ड मैक्सिमाइजिंग पर्सनल प्रॉफिट्स, फोर्थ इग्नोरिंग शेयर होल्डर कंसर्न्स। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पिक करना है आपको सही कि कौन सा रोल जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से आप एक्सपेक्ट करते हो। एज अ शेयर होल्डर यू एक्सपेक्ट कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो ये करेगा वो करेगा, और इनका काम क्या है बेसिकली, वो हमारा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
राइट, सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द आंसर। देखो सबसे पहला है मैनेजमेंट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो वो तो काम होगा ही नहीं ना। मैक्सिमाइजिंग पर्सनल प्रॉफिट, तो इसको क्यों हम अपॉइंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को? अगर वो खुद के ही पैसे बनाने लग जाएगा तो फिर क्या पॉइंट है, ठीक है। इग्नोरिंग शेयर होल्डर कंसर्न्स, नहीं ये भी ऑब्वियसली और नेगेटिव हो जाएगा। आप शेयर होल्डर्स ही जो है अपॉइंट कर रहे हैं, इन डायरेक्टर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा रहे हैं, सो यू वांट दैट योर कंसर्न्स आर बीन टेकन केयर ऑफ रादर देन देम बीइंग इग्नोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट दे प्रोवाइड अनबायस्ड जजमेंट, राइट। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का काम ही यही है दैट दे लुक आफ्टर फंक्शनिंग, they look after that the company is being very honest and reasonable in their operations, right, ट्रांसपेरेंट। अगर मैं सिंपली बोलूँ, ऐसा ना हो कि वो चीज़ें घुमा रही हो एंड द बोर्ड इज एक्चुअली बैकिंग देम अप, और बोर्ड भी इतना उनके अगेंस्ट नहीं जा रहा है। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जिसका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इसलिए है कि वो शेयर होल्डर्स के लिए स्टैंड अप कर पाए और बिल्कुल भी कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना हो इसका, इसलिए वो एक अनबायस्ड जजमेंट जो है उनका काम होता है उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। Right, so let's move on to the last question of the day, and which is like, which of the following are considered as income exemptions under the Income Tax Act? House rent allowance, leave travel concession, dividend from domestic company, interest earned from saving account। चार ऑप्शन दे रखे, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से I'll give you 1-2 minutes to think, because this one is definitely the on the difficult side। बस इसमें याद रखना इनकम एग्जेम्पशन, हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसमें सारे ऑप्शन सेम नहीं थे, सिमिलर नहीं थे, वो भी एग्जेम्पशन से रिलेटेड था, बट डिफरेंट ईयर्स में पूछा गया है, डिफरेंट बैचेस में पूछा गया है, राइट। जिसका पहले पेपर होता है कभी कभार उनके में आ जाता है, कभी दूसरे में, तो वो थोड़ा ट्रिक ही कर देते हैं ना, कुछ ऑप्शन चेंज कर देता है, तो यहीं पे बस आपको फंसाने की कोशिश करी जाती है, राइट। तो थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, सोचो इसको आराम से। लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द डे, एंड आई होप यू गेट दिस वन राइट, बिकॉज मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दी थी थोड़ी पहले इनिशियली कि क्या क्या ऑप्शंस नहीं होंगे। अगर आपको वो याद है तो आप पिक कर लोगे कि कौन सा नहीं है क्या नहीं है, और उस वे ऑप्शंस में आप स्मार्टली एलिमिनेट भी कर पाओगे, ठीक है। वो भी एक गोल होता है कि अगर आपको एक चीज आती है और अगर वो क्वेश्चन से ऑपोजिट बन रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, बिकॉज यू नो दैट व्हाट वुड बी द राइट थिंग विद दैट ऑप्शन। तो वो चीज पता होना भी काफी जरूरी है, ओके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन आउट। कैसे कैसे क्या करना है। फिर डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी मैंने बताया कि ये 2020 तक जो था एग्जेम्प्टेड था, उसके बाद नहीं है, तो एग्जेम्पशन में कैसे आएगा, तो थर्ड रिलेटेड जो भी ऑप्शन है उसको आप कैंसिल कर दो। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम सेविंग अकाउंट, ये भी कोई एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ लिमिट तक है, उसके बाद ये भी हमारा इंटरेस्ट अर्न भी चार्ज होता है, तो ऑप्शन जिसमें फोर्थ है वो भी आप कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब बचता क्या आपका हाउस रेंट अलाउंस बचता है और आपका लीव ट्रैवल कंसेशन बचता है। सी आपको HRA मिलता है, आप ज्वाइन करते हो, तो HRA क्यों दिया जाता है, बिकॉज आप रेंट जो दे रहे हो, आप जहाँ पे रह रहे हो, तो आपको रेंटल का जो है आपको एक एग्जेम्पशन मिलता है कि यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग दैट मनी, तो आपको एक एग्जेम्पशन दिया जा रहा है कि आप टैक्स में बचा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन जो है आपका एम्प्लॉयर देता है, बिकॉज दे वांट कि इफ यू मिस आउट, आप ट्रैवल करते हो, आप जाते हो, आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है कि आपको उस टाइम पीरियड तक जिस टाइम पे आप काम नहीं करोगे तब तक की सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी, तो दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। तो ये जब कवर हो जाती हैं तो इसके बाद आपकी पेड लीव्स लगती है, मतलब आप छुट्टी लोगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, मतलब आपकी सैलरी में से वो पोर्शन डिडक्ट होगा। अगर नहीं तो आपको जो लीव ट्रैवल कंसेशन, आप लीव्स जो है बचा के रख लेते हो और उसको फिर आप यूज कर सकते हो, आपकी अल्टीमेटली अगर आप नहीं जाओगे तो यू कैन यूज योर लीव्स एज यू वांट टू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, राइट। सो बिकॉज आई हैव सीइंग दिस एंड आई हैव बीन ऑन दिस फॉर अ व्हाइल, दैट अगर आपको चाहिए JRF एंड तो उसमें
मेक श्योर जरूर करना पड़ेगा कि आप हो पेपर 1 के लिए भी पूरी तरीके से तैयार। अब देखो पेपर 1 के लिए तैयारी करने में ना हमेशा मैंने देखा बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। बहुत लोग कहते हैं सर हमें पता नहीं चल रहा कहाँ से पढ़ना है, सर जहाँ से हमें जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो इनकम्प्लीट है, जितने हमें चाहिए थे वो एग्जैक्टली नहीं मिल रहे, जितनी डिटेलिंग में चाहिए, जितनी एग्जामिनेशन में चाहिए। और कभी कभार क्या होता है हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए होते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं साथ साथ। तो वो सबका एक शॉर्ट कमिंग है, और उसी शॉर्ट कमिंग को फुलफिलमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कर रहे हैं। और इस फुलफिलमेंट को हमने कवर कैसे करा है, हम ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, ई बुक ऑन ऑल 10 यूनिट्स ऑफ पेपर 1, राइट, एंड दैट टू फॉर एब्सोल्युटली फ्री। हम कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं आप लोगों से, सब का सब आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अवेल कैसे करना है उसका भी तरीका है। आपको यहाँ पे इस गिवन नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 9873907600 पे। यहाँ पे व्हाट्सएप करोगे, वहाँ पे जाके पेपर 1 के सारे आपको पता चल जाएंगे कौन कौन सी यूनिट्स है। आप डाउनलोड करो, पढ़ो, रियलाइज करो कि आपको एग्जैक्टली किस में ज़रूरत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। और बहुत ही वेल क्यूरेटेड नोट्स हैं ये, हर चीज़ बहुत बेसिक से लेके till the advanced level everything is covered, so do give it a check, and absolutely free है तो harm ही क्या है, right? And thank you all for joining in today's class, right? And rating so massively on Google Play Store. If you don't know about the app of the Talent Bazer, the link for the same will be mentioned in the description below. You can download the link. The Talent Bazer app provides you and avails you for giving the mock test. Mock test is available for free, so you can download the app and test yourself out. Mock test दो, टेस्ट करो, पता लगा है। और बहुत सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं इस ऐप पे, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव इट अ चेक, ठीक है। सेकेंडली, थैंक यू ऑल फॉर रेटिंग सो हाईली ऑन द ऐप स्टोर। वी आर एब्सोल्युटली ग्रेटफुल कि अगर आपको हमारे ऐप्स, हमारी ऑफरिंग्स काफ़ी पसंद आई है, ठीक है, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में डिस्कशन करनी थी। सी हमने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। 20 क्वेश्चन में से हमेशा मैं एक टारगेट बना के चलता हूँ कि लेट्स सपोज इफ़ यू वर एबल टू स्कोर 70 to 20 इन दिस वीडियो, इसको जो हमने क्वेश्चन में देखा, अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर 17 से 20 के अंदर अंदर आपका स्कोर आ जाता है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट और देना है और प्रेप कर लो थोड़ा। अगर आप 14 to 17 में हो तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। आपका सिलेबस जो है हो चुका है, बस रिवीजन की काफ़ी ज़रूरत है। अब अगर एनीवेयर बिलो 14 हो, अगर इस वीडियो में अगर आपका स्कोर आ रहा है बिलो 14, व्हाट यू हैव टू डू इज रिवाइज एंड स्टडी हार्ड, ठीक है। आपका भी बेसिक्स जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, ठीक है। आपको मीनिंग्स पता है बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता उनका यूज केस क्या है, तो स्टडी हार्ड और रिवाइज करने की बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट तो सबको देना है, बट 70 एंड 20 वाले एक ऐसी स्टेज पे आ गए जहाँ पे सिर्फ मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। रिविजन दे आर ऑलरेडी डन, ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गए। सो आपको एक काम ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर मेंशन करना है आपका कितना सही हुआ है क्वेश्चन, और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। So thank you all for joining. Do leave a like if you like the video and the content that we are providing. Subscribe to the channel if you are here for the first time, and hit the bell icon so that you get notified whenever I come up with the new videos. And thank you all for being here, ठीक है। और शेयर करना मत भूलना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और एस्पिरेंट्स के साथ।